नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सारी खबरें बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। 21 जून से देश भर में सभी को मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी, तो वहीं अब नई गाइडलाइन वैक्सीनेशन को लेकर जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्य सरकारों को अब केंद्र सरकार वैक्सीन देगी और यह भी तय किया गया है कि राज्य की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से राज्य सरकार को वैक्सीन मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि राज्य सरकार अगर वैक्सीन की बर्बादी करेगा तो उसको मिलने वाला वैक्सीन का कोटा उसमें से कम किया जाएगा। तो कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने के बीच देश में टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश भी अब जारी कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र की ओर से राज्यों को आबादी, संक्रमण का बोझ और वैक्सीनेशन की गति के आधार पर आवंटन किया जाएगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर वेस्टेज ज्यादा होगा तो इसका असर राज्यों को होने वाले आवंटन पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद ही संशोधित गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर पर अब देश ने काबू पा लिया है और इसी के बीच कोरोना की तीसरी लहर देश को चेतावनी दे रही है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी और इसी से बचने के लिए सरकार ने बच्चों में वैक्सीन ट्रायल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 12 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है और वहीं पहले चरण में पटना के एम्स में 27 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को 2 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया और बच्चों में कोई दुष्प्रभाव ना होने पर ही बच्चों को घर से घर जाने की इजाजत दी गई। कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से बच्चों को वैक्सीन का रक्षा कवच देने के संबंध में सवाल पूछ चुका है। आपको जानें कि देश में 12 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पटना एम्स में बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण सोमवार को पूरा हो गया। इसी के साथ पहले चरण में पटना एम्स में 27 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वहीं वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को 2 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया और बच्चों को वैक्सीन देने के बाद किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। देश कोरोना से जंग जीत रहा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे भारत के लिए राहत भरी खबर सामने लेकर आए हैं क्योंकि 63 दिनों के बाद देश में 1 लाख से कम केस दर्ज किए गए हैं। बात पिछले 24 घंटों की करें तो देश में 86,498 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लगातार बढ़ रहे मौतों के केसों के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 2123 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में 63 दिनों के बाद भारत में 1 लाख से भी कम केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 86,498 केस सामने आए। लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2123 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सोमवार को नई नीति का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें एक बयान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ भाजपा के टीके का विरोध किया था, लेकिन अब भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को नई नीति का ऐलान किया, जिसके बाद अब विपक्षी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने वैक्सीन लगवाने की बात को जहां पहले कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अब अखिलेश ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे, लेकिन सरकार के टीके के खिलाफ नहीं है और इस वजह से अब वो भारत सरकार का टीका जरूर लगवाएंगे। साथ ही अखिलेश ने लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की है। कोरोना के घटते मामलों के बाद अब देश एक बार फिर अनलॉक होता जा रहा है। कई राज्यों में पहले ही ढील दी जा चुकी है, तो वहीं अब यूपी भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है। मंगलवार को यूपी के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया गया। नई व्यवस्था 9 जून से लागू होगी। हालांकि पहले की तरह साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
आपको बता दें कि कोरोना केस फिर ना बढ़े, इसके लिए लोगों को कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर जरूरी रहेगा। तो वहीं जिम, सिनेमाघर और मॉल अभी भी राज्य में बंद रहेंगे। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद सूबे की योगी सरकार ने सभी जिले से कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। सोमवार तक 72 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाया गया था। मंगलवार को लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में भी 600 एक्टिव केस होने के बाद सरकार ने कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन जरूरी होगा। किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद भी कई बंदिशें लागू रहेंगी, जिसमें मॉल, जिम, स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट को पहले की तरह ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली और केंद्र सरकार में एक बार फिर तकरार जारी है, लेकिन इस बार ये तकरार राशन को लेकर है। दरअसल बीते दिनों जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था, वही यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर घर घर राशन योजना को लागू करने की मांग की है। केजरीवाल ने चिट्ठी में कहा, केंद्र सरकार चाहे तो इस योजना में मन मुताबिक बदलाव कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार इस योजना को लागू करे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चिट्ठी में आगे कहा, जब दिल्ली सरकार राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार का साथ देती है, तो केंद्र सरकार को भी राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली सरकार का साथ देना चाहिए। घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राशन योजना को लागू होने देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में पीएम से ये भी कहा है कि केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है उसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है, ताकि दिल्ली के लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था, लेकिन ये रुक गया। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्र हित के सभी कामों में केंद्र का साथ दिया। अब राष्ट्र हित की इस योजना में केंद्र भी दिल्ली सरकार का साथ दे। घर घर राशन योजना पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के सीएम की पीएम मोदी को चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें राशन योजना लागू करने की मांग की गई है। राष्ट्र हित के काम में साथ दें कि पीएम मोदी और उनकी सरकार, यह मांग केजरीवाल की ओर से की गई है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार और मंत्री अशोक चव्हाण मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मराठा आंदोलन और मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बातचीत की। जानकारी के मुताबिक ये भी बातचीत की गई थी कि मराठी भाषा को केंद्र अपना स्टेटस दे। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार, मंत्री अशोक चौहान भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के सामने मराठा आरक्षण, मेट्रो शेड और जीएसटी कलेक्शन की बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने मराठी भाषा को केंद्र की ओर से स्टेटस देने की मांग भी की। पंचकुला के लिए मंगलवार का दिन कई सौगात लेकर आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचकुला के विकास के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में विकास के लिए पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी पीएमडीए के गठन का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचकुला को मेडिकल हब और टूरिज्म के नजरिए से डेवलप किया जाएगा, ताकि ट्राई सिटी में पंचकुला मोहाली से आगे निकल सके। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद अब पंचकुला को भी प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को पंचकुला में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचकुला के लिए कई घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला महानगरीय डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएमडीए के नाम का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएमडीए भी अब गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण की तर्ज पर काम करेगी। सीएम ने पंचकुला के लिए मेडिकल हब और एजुकेशन हब के साथ साथ टूरिज्म के नजरिए से काम करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है।
हरियाणा सरकार ने पंचकूला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने पंचकूला के लिए कई घोषणाएं की है और मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करते हुए पंचकूला के डेवलपमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि पंचकूला के बाद करनाल और हिसार को भी इसी तरह से डेवलप किया जाएगा। अरावली पहाड़ी को चीर लगभग 10,000 मकानों के साथ बसी खोरी गांव में यह अवैध कॉलोनी को तोड़ना प्रशासन के लिए क्या बड़ी चुनौती साबित होगा, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश पर प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए या कहीं तो मजबूरी में खोरी गांव में इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, क्या उतनी ही मुस्तैदी के साथ फरीदाबाद बाईपास पर बन रहे नए नेशनल हाईवे के लिए निर्माण में बाधक बन रहे अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई करेगा, जिसके लिए कोर्ट का आदेश पहले से ही आ चुका है, या फिर प्रशासन खोरी गांव में बसी इस कॉलोनी के अवैध निर्माण के लिए सहायक बने अपने उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में इस अवैध कॉलोनी का निर्माण होने दिया, जिसके कारण आज यहाँ के निवासी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरीदाबाद निगम को लक्कड़पुर खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित तमाम घरों को 6 हफ्ते के भीतर ढाने का आदेश दिया है। वन क्षेत्र में करीब 10,000 घर बने हुए हैं। इस आदेश के बाद फरीदाबाद नगर निगम भी अपनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। बुधवार को खोरी गांव में नगर निगम की ओर से मुनादी कराई जाएगी कि लोग खुद अतिक्रमण हटा लें। कार्रवाई के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने पुलिस बल को भी बुलाने की मांग की है। पुलिस बल मिलते ही नगर निगम की टीम खोरी गांव को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी। आपको बता दें कि अरावली क्षेत्र के गांव खोरी में करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था। नगर निगम ने पिछले साल ही सितंबर में यहां कार्रवाई की थी। फरीदाबाद में कोरोना के कम होते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने काफी राहत दे दी है। बाजार अब काफी हद तक खुले रहेंगे। इसके अलावा जो अन्य चीजें जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था वो भी अब खोलने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद फरीदाबाद के जिमों पर अभी भी ताला लटका हुआ है। अभी भी जिम में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके कारण जो जिम संचालक हैं काफी परेशान हैं। सीधे तौर पर उनका आरोप है कि सरकार उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, क्योंकि जब कोरोना की पहली लहर थी उस वक्त भी ऐसे स्थानों पर छूट दे दी गई, ऐसे संस्थानों को छूट दे दी गई जहां पर काफी भीड़ और लोगों की आवाजाही रहती है। लेकिन उस वक्त भी सबसे अंत में जिम खोलने का निर्णय लिया गया था। और इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो सबसे ज्यादा नुकसान जिम संचालकों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जहां तमाम राहतें अन्य लोगों को सरकार दे रही है, वहीं जिम खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा अभी भी नहीं दी गई है। जिम संचालकों का कहना है कि उनके लिए अब अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिम ही उनके जो है जीविका उपार्जन का एक मात्र जरिया है। और अब ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वे करे तो क्या करे। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए नियमों के साथ, बल्कि उनका कहना है कि जिम खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जिम संचालक यह भी मानते हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने निर्णय लिए थे, प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वे भी कोरोना संक्रमण को फैलाना नहीं चाहते। कोरोना संक्रमण से उन्हें भी डर लगता है, उनके परिवार को भी डर लगता है। तो ऐसे में यदि सरकार जिम खोलने की अनुमति देती है तो वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करेंगे और जिम खोलने के बाद कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम करते हुए इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो अब देखना यह है कि जिम संचालक जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि जिम खोलने की अनुमति अब दी जाए, तो ऐसे में सरकार जिम संचालकों को राहत देती है या नहीं। लॉकडाउन के चलते जिम संचालक भी परेशान हैं। जिम संचालकों का कहना है कि जब सरकार पार्क, ऑफिस, सैलून खोलने का निर्णय ले सकती है तो जिम खोलने में दिक्कत क्या है। सभी जिम संचालक जिला प्रशासन के नियमों से पूरी तरह से अवगत भी हैं। ऐसे में जिम खोलने पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उनके सामने परिवार चलाने की मजबूरी है। बच्चों की फीस भरने का लगातार दबाव बना हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कल से 18+ लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग के पास लगभग
13,500 वैक्सीन की डोज मिली हैं, जिसमें 3,500 कोवैक्सीन और 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन आई है। ऐसे में कल से युवा लगभग 37 सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से जो युवा थे सेंटरों पर चक्कर लगा रहे थे और ऐसे में गुरुग्राम में वैक्सीन की कमी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं 18+ के लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखी जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा और 37 सेंटरों पर जाकर युवा सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वैक्सीन लगवा सकते हैं। गुरुग्राम में बुधवार से 18+ लोगों को अब वैक्सीन लग सकेगी, क्योंकि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को 13,000 डोज वैक्सीन मिल चुके हैं। अब गुरुग्राम वासी 37 सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। दरअसल पिछले 7-8 दिनों से युवा सेंटर्स पर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को 10,000 कोविशील्ड और 3500 कोवैक्सीन की डोज मिल चुकी हैं। कोरोना की जंग में कांग्रेस भी आई आगे। जिस तरीके से तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस भी अब मैदान में उतर चुकी है और प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें कांग्रेस द्वारा दी जा रही हैं। यमुनानगर में भी रादौर से कांग्रेस विधायक BL सैनी ने अपने साथियों के साथ CMO डॉक्टर विजय दहिया के माध्यम से सिविल अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें सौंपी। इस मौके पर BL सैनी ने कहा कि जिले के लिए हमने 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें मंगवाई हैं, जो कि जिले के अंदर 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 5 जो छोटे केंद्र हैं वहां पर एक मशीन दी जाएगी और इसी प्रकार से ज़रूरत के हिसाब से जगाधरी और यमुनानगर के अंदर जो बड़े सेंटर हैं वहां पर 2-2 मशीनें दी गई हैं। और उनका कहना है कि कांग्रेस इस महामारी में दिन रात काम कर रही है और यही प्रयास कर रही है कि जनता की सेवा की जा सके और कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे को लेकर कांग्रेस पार्टी भी कोरोना की जंग में मैदान में उतरी हुई है। आज कांग्रेस ने सिविल अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कांग्रेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रही है। जब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है, ऐसी अवस्था में ये कॉन्सेंट्रेटर काम आएंगे। यमुनानगर में 7 CSC सेंटर्स हैं, जिनमें से 5 CH आपको बता दें कि CSC छोटे हैं और उनमें 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और इसी तरह जो बड़े सेंटर हैं यमुनानगर, जगाधरी, उनमें ज़रूरत के हिसाब से 2-2 कॉन्सेंट्रेटर दिए गए हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में भी अब धीरे धीरे कोरोना लॉकडाउन अनलॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ केसों की कमी के चलते जो है ऐसा फैसला सरकार द्वारा लिया जा रहा है। नांगल चौधरी के अंदर भी जो लॉकडाउन था उसके अंदर कुछ रियायतें दी गई हैं और जो दुकानें हैं वो जिला प्रशासन ने ऑड और इवन के माध्यम से खोलने के आदेश जारी कर रखे हैं। लेकिन फिलहाल जो नांगल चौधरी की दशा है वो ऐसी है कि यहाँ लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन भी है। फिलहाल जो आज मार्केट में जो जिस तरह से दुकानें खुल रखी हैं, यहाँ पर कोई भी जो है दुकान और इवन के माध्यम से नहीं खुल रही, मन मर्जी के हिसाब से जो है दुकानें खुल रही हैं। ऐसे में अब ये भी कहने से नहीं हिचका जा सकता कि जो है बीमारी दोबारा भी अपना प्रकोप ले सकती है, क्योंकि जो लापरवाही जिस तरह से बरती जा रही है दुकानदारों के द्वारा, कोई भी ऑड इवन के माध्यम से नहीं, सिर्फ अपनी अपनी मर्जी से जो है दुकानें खोले जा रही हैं। अब इसमें प्रशासन को पता नहीं है या फिर प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। बहरहाल जो भी हो, अब देखना तो यही होगा कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है या फिर ये दोबारा से कोरोना को निमंत्रण देने के लिए यूं ही दुकानें अपनी मर्जी से खोलते रहेंगे। प्रदेश में सशर्त काफी छूट दी गई है। निर्देशों के अनुसार ऑड इवन का फॉर्मूला लागू रहेगा। इसके विपरीत शहर में अनेक जगहों पर जहां दुकानें समय से पहले खोल ली गई, वहां बाजार में बिना ऑड इवन के एक साथ पंक्ति में दुकानें खोली देखी गई। कई दुकानदारों के दुकानों के 2 शटर हैं, जो एक ऑड इवन के हिसाब से दोनों दिन एक ही दुकान का अलग अलग शटर उठाकर अपनी दुकान प्रतिदिन खोलते हैं। नियम सभी दुकानदारों के लिए एक समान है। बाजार में कई दुकानों पर ना तो ग्राहकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है और ना ही दुकानदार इसकी पालना करवाने के लिए लोगों पर दबाव बना रहे हैं। तो शाम सब डिपो की बसें अभी तक पूरी तरह नहीं चल पाई हैं। इसके कारण लगातार तो शाम सब डिपो में घाटा होता जा रहा है। तो शाम सब डिपो से बहादुरगढ़, गुरुग्राम, सतनाली, हिसार, हांसी, भिवानी के लिए बस सेवा चल रही है। फिर भी विभाग को हर दिन
2.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले जहां 30,000 के करीब आमदनी होती थी, वहीं अब ये आपको बता दें कि लगातार घट रही है और इसे लेकर रोबे चालक परेशान है। इस कड़ी धूप में जब घर से 2 कदम भी निकलना पड़े तो आफत सा लगता है और गर्मी में गला सूखने लगता है। तो सोचिए कि ऐसे में आपको पानी नसीब ना हो और पानी के लिए दूर दराज तक भटकना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। जी हाँ, ऐसे ही मामला चरखी दादरी के आदमपुर डाडी गांव से आया है। इस समस्या के चलते ग्रामीण महिलाओं ने मटकी फोड़कर अपना रोष प्रकट किया। इस कड़ी धूप में जब घर से 2 कदम निकलना भी आफत सा लगता है, गर्मी में गला सूखने लगता है, तो ज़रा सोचिए कि अगर ऐसे वक्त में आपका पानी आपको नसीब नहीं होगा तो कितनी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। जी हाँ, चरखी दादरी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर आदमपुर ढाणी का जलघर सूखा है। पानी को लोग तरस रहे हैं और मजबूरीवश दर बदर इनको भटकना पड़ रहा है। समस्या के चलते गुस्सा ग्रामीण जो महिलाएं हैं, उन्होंने अब अपने मटकों को फोड़कर अपना रोष जाहिर किया है। सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां सोनीपत के सेक्टर 23 पोस्ट क्षेत्र में बनी हुई दुकानों के एक ही रात में 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए गए हैं और जहां एक मॉल के भी ताले तोड़े गए हैं। वहां मौके पर पुलिस ने पहुंची और पुलिस ने दावा किया है कि चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जहां 1 मिनट तक चोर ताला तोड़ते हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में पहले भी चोरी जैसी वारदातें और नशे का कारोबार लंबे समय से सक्रिय है। पुलिस को बार बार कहने के बावजूद भी पुलिस नाकाम नजर आ रही है। भारतीय फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर सुनील छेत्री अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल लगाने वाले एक्टिव खिलाड़ियों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। दरअसल सोमवार को सुनील छेत्री ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 और AFC एशियाई कप 2023 के ज्वाइंट क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल दागकर यह कारनामा किया है। अब सुनील छेत्री के नाम 74 इंटरनेशनल गोल दर्ज हो गए हैं। हालांकि इस लिस्ट में अभी सुनील छेत्री पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 1 कदम पीछे हैं। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।